Hello everyone, I welcome you all on our channel Chemistry Unriddled. So students, today in this video we are going to discuss about the chemical reactivity of group number 16. ग्रुप नंबर 16 की केमिकल रिएक्टिविटी आपको बच्चों सेम वे में पढ़नी है जैसे ग्रुप नंबर 15 के लिए आपने पढ़ी है. दैट इज यू हैव टू स्टडी अबाउट द हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16, हाइलाइट्स एंड ऑक्साइड्स. ऑक्साइड्स में आपको पढ़ने हैं ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर. So without wasting the time, let's start with the hydrides of group 16. Hydrides क्या होते हैं बच्चों? हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड्स आपके हाइड्राइड्स कहलाते हैं. सो ग्रुप नंबर 16 के हाइड्राइड्स यू कैन सी ऑन द स्क्रीन्स H2O, H2S, H2SE, H2TE, H2PO. I hope you remember the names of the elements of group 16, that is oxygen, sulfur, selenium, tellurium and polonium. So let's start with the physical nature of hydrides. Hydrides की physical nature, that is solid, liquid, gas किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं. So physical nature आपको पता है बच्चों, it depends upon the intermolecular फोर्सेस. फोर्सेस स्ट्रांग होगी तो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, वीक होंगी तो लिक्विड, और बहुत ही वीक होंगी तो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं चीजें. सो लेट्स स्टार्ट कि आपका जो वाटर का मॉलिक्यूल है दैट इज H2O, ऑक्सीजन का हाइड्राइड, वो कलरलेस ऑर्डरलेस लिक्विड होता है, आप सब जानते हैं. एंड बाकी की जो हाइड्राइड्स हैं दीज आर पॉइजनस gases. अब ऐसा क्यों? यू कैन सी ऑन द स्क्रीन्स आई हैव रिटन हियर अबाउट द हाइड्रोजन बॉन्डिंग. सो यहाँ पर अगर हाइड्राइड्स की बात हो रही है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स के बीच में जरूर अपना रोल प्ले कर रही होगी. हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर हम देखें कहाँ पर स्ट्रांग होती है, जहां पर हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ होता है. सो ऑक्सीजन आप जानते हैं कि इट इज द मोस्ट सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल. सो इन मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी ड्यू टू विच वाटर मॉलिक्यूल्स exist as liquid. Is that clear? So hydrogen bonding is the answer. That hydrogen bonding in H2O molecules is prominent because of the high electronegativity of the oxygen atom. So this one is the most one of the important question ki why H2 is a liquid and all the other are poisonous gases. Now that's all about physical nature. Now let's talk about the acidic nature of hydrides. एसिडिक करेक्टर की अगर हम बात करें, कोई भी चीज एसिडिक कब होती है बच्चों? जब वो इजिली हाइड्रोजन आयन को डोनेट कर दे या रिमूव कर दे. ठीक है, ईज ऑफ गिविंग हाइड्रोजन डिटरमिन्स द एसिडिक करेक्टर ऑफ एनी कंपाउंड. सो हाइड्राइड्स की जो एसिडिटी है वो डाउन द ग्रुप जैसे जैसे हम जाते हैं इंक्रीज करती है. ठीक है, ध्यान देंगे डाउन द ग्रुप जैसे जैसे आप जाते हैं बच्चों, तो जो साइज है एटम्स का, सेंट्रल एटम जो है आपका ऑक्सीजन, फॉर एग्जांपल दिस वन इज ऑक्सीजन, दिस वन इज सल्फर, देन सिलीनियम, तो आप देखते हैं डाउन द ग्रुप साइज जो है बड़ा होता जाता है. इसकी वजह से क्या होता है, अब हाइड्रोजन तो इसी तरीके से कनेक्टेड है ना सबके साथ, बट साइज बड़ा होने के कारण आप जानते हैं इनऑर्गेनिक में पढ़ते आ रहे हैं कि इन इफेक्टिव ओवरलैपिंग होती है इनके ऑर्बिटल्स के बीच में. ठीक है, अगर इन इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी तो ये बॉन्ड कैसा होगा? ये बॉन्ड आपका वीक होगा. बॉन्ड वीक होगा तो बॉन्ड इजीली टूट जाएगा. ठीक है, बॉन्ड इजीली टूटेगा तो हाइड्रोजन बहुत ही इजीली रिमूव हो जाएगा. ठीक है, तो आंसर क्या है? आप जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं साइज जो है बड़ा होता जाता है एंड बॉन्ड जो है आपका कच्चा होता जाता है. इट गोज ऑन डाउन द ग्रुप, आपका जो बॉन्ड है इट गेट्स वीकन. सो आंसर इज डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज ऑफ सेंट्रल एटम increases ब्रैकेट में ineffective overlapping as the internuclear distance increases, which results in low bond dissociation enthalpy as the bond strength decreases down the group. This favors the release of hydrogen atom easily. Is that clear? आपके माइंड में एसिडिक करेक्टर जहां पर भी क्वेश्चन आया तो सबसे पहले माइंड में जो क्लिक करनी चाहिए बात वो ये है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कितनी है. ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में आपको बात करनी है. ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी किस पर डिपेंड करती है? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, दैट इज एटम के सेंट्रल एटम के साइज पर डिपेंड करती है. सो इन दिस वे यू हैव टू कंप्लीट द आंसर लाइक दिस. इज दैट क्लियर? आपको ऑर्डर भी पूछ सकते हैं, राइट डाउन द ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ हाइड्राइड्स. सो यू कैन राइट डाउन लाइक दिस. In this way, you can be asked about to write down the order of acidic character of hydrides of group 16. Now,
लेट्स डिस्कस अबाउट द रिड्यूसिंग कैरेक्टर। रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होता है बच्चों? दूसरे को रिड्यूस करने की टेंडेंसी, ठीक है, दूसरे को रिड्यूस करने की टेंडेंसी या फिर हाइड्रोजन को रिमूव करने की टेंडेंसी। तो ये भी आपकी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करने चाहिए, रिड्यूसिंग कैरेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज करना चाहिए अगर ये आपके हाइड्रोजन को रिमूव करने की ईज पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। सो आंसर इज सेम, ठीक है। आंसर अब जो दो लाइंस में आपको याद रखना है इज दैट, आपके माइंड में जो फिट बैठ जानी चाहिए इज दैट वीकर इज द बॉन्ड, वीकर इज द बॉन्ड, मोर विल बी द ईज to remove hydrogen ion. Is that clear? अब ये कब होगा? जब ये सारा ऊपर का जो मैंने आपको डिस्क्राइब करी है चीजें, ये कब होगा? जब ये वाली चीज आप अपने माइंड में रखेंगे, ठीक है। सो आंसर इज सेम फॉर बोथ दी प्रॉपर्टीज, ठीक है। एसिडिक कैरेक्टर के बारे में चाहे पूछ ले, चाहे रिड्यूसिंग कैरेक्टर के बारे में पूछ ले, आपका रीजनिंग जो है वो सेम है। Now, let's talk about the stability down the group. हाइड्राइड्स की स्टेबिलिटी के बारे में अगर हम डाउन द ग्रुप बात करें तो डाउन द ग्रुप आप फिर से वही बात आ गई, फिर से बॉन्ड डिसोसिएशन या इंथैल्पी की बात आ गई या फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ की। डाउन द ग्रुप जैसे जैसे आप जाते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक होता जाता है, ये बात आपके माइंड में फिट हो जानी चाहिए, ठीक है। बॉन्ड आपका वीक होगा तो आपकी जो हाइड्राइड्स है वो डाउन द ग्रुप अनस्टेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो स्टेबिलिटी कैसे होगी? स्टेबिलिटी आपकी H2O की ज्यादा होगी देन H2S की ज्यादा होगी। H2SE इज मोर स्टेबल देन H2TE एंड दिस वन इज मोर स्टेबल देन H2PO. इज दैट क्लियर? So you have learned that most of the many things are depending upon the size of central atom. So you can make this short note like size is directly proportional to bond length. जितना ज्यादा साइज होगा सेंट्रल एटम का, सल्फर, सेलेनियम, टेलोडियम, उतनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी हाइड्राइड्स की बीच में, ठीक है। जो हाइड्राइड्स हैं उनमें बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। किसी भी कंपाउंड में अगर साइज बड़ा है तो आपकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, ठीक है। विच इम्प्लाइज की बॉन्ड एनर्जी कम होगी क्योंकि अनस्टेबल हो जाएगी वो कंपाउंड। दैट इज ये आपके देख सकते हैं, दिस इज इनवर्सली, साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी अगर कम होगी तो एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा क्योंकि उतनी ही इजिली वो हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा। इज दैट क्लियर? सो ये सारी स्टोरी थी अभी तक। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द हैलाइड्स ऑफ ग्रुप 16। हैलाइड्स जो है बच्चों ग्रुप 16 के जो एलिमेंट्स है EX2, EX4 एंड EX6 टाइप के हैलाइड्स बनाते हैं। हैलाइड्स मीन्स हैलोजन के साथ कंपाउंड्स, ठीक है। X से हम हैलोजन्स को डिनोट करते हैं एंड E जो है आपके ग्रुप नंबर 16 एलिमेंट्स हैं। सो EX2, EX4, EX6 टाइप के ही क्यों बना रहे हैं ये कंपाउंड्स? क्यों? क्योंकि ग्रुप 16 के आप बात करते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं इनके पास, ठीक है। इस तरीके से आप जब फिल करते हैं ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स तो यू सी, आपने कोवेलेंसी के बारे में पढ़ा है दैट देयर कोवेलेंसी रेंजेस फ्रॉम 2 to 6, ठीक है। 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 6 हो सकती है। तो यहाँ पर EX2, EX4, EX6 टाइप के आपके कंपाउंड्स बनेंगे, ठीक है। जितने बॉन्ड्स बन पाएंगे उतने उसी तरीके के कंपाउंड्स बनेंगे ना। नाउ अब बात करते हैं ऑक्सीजन और फ्लोरीन के कंपाउंड्स को हम फ्लोराइड बोलते हैं। एंड आप देखिए और जितने भी आपके पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके साथ अगर ऑक्सीजन जुड़ा होता है तो उन्हें हम ऑक्साइड्स बोलते हैं, बट अगर फ्लोरीन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा होता है तो फ्लोराइड्स बोलते हैं। ऐसा क्यों? बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये बच्चों, जो आपको जनरल किसी भी केमिस्ट्री स्टूडेंट को पता होना चाहिए। ऑक्सीजन और फ्लोरीन के कंपाउंड्स को फ्लोराइड्स इसीलिए बोलते हैं क्योंकि किसी भी कंपाउंड का नेम जब हम करते हैं ना, नेमिंग करते हैं जब, तो उसका नेम जो है वो एंड करना चाहिए मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ। तो फ्लोरीन जो है वो तो पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट नंबर पे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है एंड ऑक्सीजन सेकंड है। तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर फ्लोरीन है तो कंपाउंड का नेम फ्लोरीन के साथ एंड होगा, दैट इज फ्लोराइड्स कहलाए जाएंगे, नॉट ऑक्साइड्स। इज दैट क्लियर? नाउ so you can see that compounds of these halogens, chlorine, bromine, iodine के साथ अगर ऑक्सीजन लगी होती है तो they are called oxides, but फ्लोरीन के साथ अगर ऑक्सीजन है तो these are known as fluorides. Is that clear?
Now this one is also one of the important point you have to fit in your mind कि आपका जो SF6, ठीक है, SF6 क्या है आपका ग्रुप नंबर 16 का कंपाउंड हेलोजन के साथ, इट इज हेलाइड है, वन ऑफ द हेलाइड ऑफ ग्रुप 16 SF6. इट इज एन इनर्ट नॉन टॉक्सिक गैस होती है ये, ठीक है, इनर्ट है, ठीक है, दैट इज रिएक्टिव नहीं है, नॉन टॉक्सिक भी है, ठीक है, गैस स्टेट में एग्जिस्ट करती है. अब ऐसा क्यों है, ये ऐसी क्यों है, ये क्वेश्चन आता है कि वाई SF6 इज इनर्ट नॉन टॉक्सिक गैस. बिकॉज आप देखेंगे यहाँ पे सल्फर जो है इट इज स्टेरिकली प्रोटेक्टेड बाय द 6 फ्लोरीन एटम्स, जो कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है. सो अगर 6 फ्लोरीन एटम्स के साथ अगर ये स्टेरिकली प्रोटेक्टेड है, कनेक्टेड है, सो दिस थिंग विल नॉट परमिट द रिएक्शंस टू अकर इवन लाइक द हाइड्रोलिसिस, ठीक है. इसी वजह से जो SF6 है बच्चों, इट इज यूज्ड एज अ गैसियस इलेक्ट्रिक इंसुलेटर, ठीक है, इंसुलेटर की तरह हम काम कर लेते हैं इसका, गैसियस इलेक्ट्रिक इंसुलेटर की तरह ये यूज होती है आपकी. इज दैट क्लियर? नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी हेक्साफ्लोराइड्स एंड टेट्राफ्लोराइड्स, ठीक है, ऑफ ग्रुप नंबर 16 एलिमेंट्स. तो सल्फर का हेक्साफ्लोराइड SF6, सेलेनियम हेक्साफ्लोराइड SeF6, टेल्यूरियम हेक्साफ्लोराइड TeF6. सो इनकी आपको ज्योमेट्री के बारे में पता होना चाहिए. ज्योमेट्री या शेप जब भी आपको निकालनी होती है, सो यू हैव टू नो अबाउट दी हाइब्रिडाइजेशन. तो हाइब्रिडाइजेशन आप कैसे निकालते हैं, ठीक है, आपको सबसे पहले यू हैव टू लुक फॉर दी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आप जानते हैं इन सारे ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट्स के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 6 होते हैं, ठीक है. अब इन 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में से ये कितने बॉन्ड पेयर बना रहे हैं, कितने लोन पेयर बना रहे हैं, ठीक है, उनका एडिशन करके ही तो आपको हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पता चलता है. सो यहाँ पर इनके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड आप देखेंगे कि इन्होंने 6 बॉन्ड्स ही बनाए हुए फ्लोरीन के साथ, दैट इज देयर आर 6 बॉन्ड पेयर्स एंड 0 लोन पेयर. दैट इज योर हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d2. 6 नंबर के लिए आपकी हाइब्रिडाइजेशन, यू शुड नो दिस थिंग, आपने 11th क्लास में पढ़ा है. दिस वन इज sp3d2, दैट इज 3, 4, 5 एंड 6. सो इस नंबर के लिए आपकी जो ज्योमेट्री या फिर शेप होती है वो ऑक्टाहीड्रल होती है. ऑक्टाहीड्रल जानते हैं ना आप कैसे होती है, लाइक दिस, ठीक है. एटम्स आर कनेक्टेड हियर, लाइक सल्फर का यहाँ पर ये सेंट्रल एटम सल्फर हो गया एंड फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, हियर फ्लोरीन ऑन एक्सियल पोजीशन एंड हियर. सो दिस वन इज द ऑक्टाहीड्रल ज्योमेट्री. सो यहाँ पर लोन पेयर नहीं है तो आपकी ज्योमेट्री और शेप जो है वो सेम रहती है. आई होप ये आप जानते हैं कि ज्योमेट्री और शेप में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट दी टेट्राफ्लोराइड्स, ठीक है, दैट इज सल्फर का, सेलेनियम का, टेल्यूरियम का टेट्राफ्लोराइड के बारे में बात करी है. सो सल्फर का जो टेट्राफ्लोराइड है इट एग्जिस्ट एज गैस एंड दिस वन इज लिक्विड, एंड टेल्यूरियम का टेट्राफ्लोराइड सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है. नाउ दिस डिपेंड्स अपॉन दी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज डाउन द ग्रुप. आप जानते हैं वॉन डेर वाल फोर्सेज इंक्रीज करती हैं with the increase in the atomic size, molecular mass. So आपकी वॉन डेर वाल फोर्सेस डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगी तो जो स्टेट्स हैं आपकी डाउन द ग्रुप सॉलिड होती जाएंगे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ज्योमेट्री एंड द शेप. सो फिर से आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में देखना है एंड यू हैव टू चेक फॉर द लोन पेयर एंड द बॉन्ड पेयर्स. सो सेंट्रल एटम ग्रुप नंबर 16 के जो एलिमेंट्स हैं उनके पास क्या होता है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम तीनों के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं. 6 में से ये 4 जो है फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने में यूज करें, दैट इज देयर आर 4 बॉन्ड पेयर्स एंड 1 लोन पेयर होगा, ठीक है. 1 लोन पेयर दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन्स का 1 लोन पेयर हो जाएगा. दैट इज यू विल बी गेटिंग द नंबर 5 एंड 5 नंबर के लिए आपकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3d. sp3d के लिए आपकी जो ज्योमेट्री होती है दिस इज ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री. इज दैट क्लियर? ये पढ़ी है ना आपने इस तरीके की ज्योमेट्री, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री. बट आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर फ्लोरीन के 4 ही एटम्स है एंड यू हैव टू अरेंज हाउ मेनी 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है. अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर तो एक लोन पेयर प्रेजेंट है, ठीक है. लोन पेयर प्रेजेंट होने से क्या होती है आपकी ज्योमेट्री और शेप में डिफरेंस आ जाता है. शेप जो है
आपकी लोन पेयर की वजह से ये जो शेप है ये चेंज हो जाती है एंड दिस बिकम्स दी सी सॉ ज्योमेट्री। 11th क्लास में पढ़ा है आपने सी सॉ ज्योमेट्री। ठीक है, जो आपका लोन पेयर है बच्चों, यहाँ पर लोन पेयर देख रहे हैं ना आप, लोन पेयर आप इक्वेटोरियल पोजीशन पर इस तरीके से अरेंज करेंगे एंड दिस वन यू अरेंज द फोर फ्लोरीन एटम्स हियर लाइक दिस। ठीक है, अभी आपकी सी सॉ ज्योमेट्री होगी। सी सॉ देखते हैं ना आप, जो आपका झूला होता है पार्क्स में, सी सॉ। अगर आप इस वाले इन दोनों को इस तरीके से नीचे ले आए, लाइक इस तरीके से अरेंज कर दें, ठीक है, तो ये आपकी सी सॉ ही हो गई, सी सॉ ज्योमेट्री हो गई ना। एंड लोन पेयर इस तरीके से, बट लोन पेयर जो है बच्चों हम वो एक्सियल पोजीशन पर नहीं रखते हैं टू मिनिमाइज द रिपल्शन। सो इक्वेटोरियल पोजीशन पे इस तरीके से आपने सी सॉ ज्योमेट्री को ड्रॉ करना है, हमेशा इस तरीके से, ध्यान रखेंगे इस तरीके से नहीं ड्रॉ करना है। दिस वन इज द करेक्ट। सो यू हैव टू ड्रॉ लाइक दिस एंड रिमेंबर कि टेट्राफ्लोराइड्स के लिए आपकी जो शेप है दिस इज सी सॉ शेप। इज दैट क्लियर? Now let's discuss about the reactivity of group 16 elements towards the oxygen, that is oxides के बारे में we have to study। तो यहाँ पर oxides के सल्फर के oxides, that is the dioxide and trioxide के बारे में आपको पढ़ना है। So let's talk about the SO2, सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में बात करते हैं। इसमें आपको बॉन्ड्स के बारे में पूछ लेते हैं, कमेंट ऑन दी बॉन्ड्स इन SO2 मॉलिक्यूल। सो अब यहाँ पर लेट्स स्टार्ट। ध्यान से आप इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ये आपने पढ़ा हुआ है वैसे 11th क्लास में, बट आई एम रिवाइजिंग हियर अगेन इन डिटेल। सो लेट्स कॉन्सेंट्रेट। बॉन्डिंग के बारे में जब भी आपको अपने माइंड में चीजें क्लियर करनी है तो सबसे पहले आप सल्फर का एटम के लिए जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं तो 6 ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, सल्फर जो है आप जानते हैं थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, दैट इज 3s3p एंड इट विल बी हैविंग द 3d वेकेंट ऑर्बिटल। ठीक है, लाइक दिस। सो 3s और 3p में ns2np4, ठीक है, 2 and 1 2 3 4 टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए 3s और 3p में। ठीक है, नाउ ऑक्सीजन के साथ, 2 ऑक्सीजन के साथ इसने बॉन्ड करना है। ठीक है, 2 ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के भी आप इस तरीके से ऑर्बिटल्स ड्रॉ कर लेंगे। ऑक्सीजन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट वो आपका सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, तो 2s और 2p। ठीक है, इसके पास d ऑर्बिटल वेकेंट नहीं होते। ठीक है, सो लाइक दिस यू विल ड्रॉ 2s एंड 2p एंड यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स आपने फिल कर लिए एंड यहाँ फॉर सेकेंड ऑक्सीजन ऑल्सो लाइक दिस यू हैव ड्रॉन 1 2 3 4 5 एंड 6। नाउ आप जानते हैं कि जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं वो सिग्मा बॉन्डिंग में यूज होते हैं एंड जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं वो पाई बॉन्डिंग में यूज होते हैं। ठीक है, ये बात आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। तो SO2 के मॉलिक्यूल के बारे में अगर आपको थोड़ा बहुत भी पता है तो इसकी आप जानते हैं कि इसके ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, अब पहला बॉन्ड जो होता है वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है, तो पहले ऑक्सीजन के साथ पहला बॉन्ड सिग्मा एंड यहाँ पर भी इस तरीके से ये सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, दैट इज सल्फर हैव टू मेक 2 सिग्मा बॉन्ड्स विद 2 ऑक्सीजन एंड 2 पाई बॉन्ड्स। ये जो सेकंड बॉन्ड है ये पाई बॉन्ड होगा। ठीक है, इन टोटल सल्फर के पास आप इससे क्या आइडिया लगा रहे हो कि इन टोटल सल्फर के पास 4 जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अनपेयर्ड होने चाहिए। ठीक है, बट आपको साथ में ये भी माइंड में रखना है कि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स ही हमने सिग्मा बॉन्डिंग में यूज करने हैं एंड अनहाइब्रिडाइज्ड पाई बॉन्डिंग में यूज करने हैं। तो सबसे पहले आपने हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कर ली SO2 मॉलिक्यूल के लिए। हाइब्रिडाइजेशन आप जानते हैं ना कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्लास 11th में पढ़ाया आपने। आई एम राइटिंग हियर द फॉर्मूला, दैट इज हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंट्रल एटम। ठीक है, प्लस माइनस आप चार्ज लेते हैं, चार्ज अगर नेगेटिव होता है तो उसे ऐड करते हैं एंड पॉजिटिव होता है तो उसे सब्ट्रैक्ट करते हैं एंड साथ में ऐड करते हैं आप मोनोवेलेंट एटम, मोनोवेलेंट जिसकी वैलेंसी 1 हो। मोनोवेलेंट एटम्स अगर कोई है मॉलिक्यूल में तो उसे आप ऐड कर देते हैं। सो इन दिस वे यू फाइंड आउट दी हाइब्रिडाइजेशन। SO2 मॉलिक्यूल के लिए आप फाइंड आउट करिए हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम कितने हैं 6 है, चार्ज यहाँ पर कुछ भी नहीं है एंड मोनोवेलेंट एटम भी नहीं है, दैट इज नंबर विल कम आउट टू बी 3 एंड 3 के लिए आप जानते हैं आपकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है इट इज sp2 एंड sp2 के लिए आपकी शेप कौन सी होती है, ज्योमेट्री कौन सी होती है, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर होती है, जानते हैं ना ये चीजें आपको कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन द बॉन्डिंग। सो यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रही है।
ठीक है। अब यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन से एक और कॉन्सेप्ट आपको ये पता होना चाहिए, नंबर 3 किसके इक्वल होता है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर के। ठीक है, सो आप यहाँ से बॉन्ड पेयर और लोन पेयर भी निकाल सकते हैं इस मॉलिक्यूल के लिए। दैट इज अगर आपको बॉन्ड पेयर आप लेके चलेंगे, कितने हैं बॉन्ड पेयर, आप सिग्मा बॉन्ड लेके चलते हैं, ठीक है, सिंगल बॉन्ड लेके चलते हैं, तो बॉन्ड पेयर अगर आप यहाँ पर 2 ले रहे हैं, ठीक है, दैट इज यू आर राइटिंग हियर, आई एम राइटिंग हियर बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर इज इक्वल्स टू 3 के इक्वल है ना, आपने फाइंड आउट कर लिया फॉर्मूला से। एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। बॉन्ड पेयर आप सिंगल बॉन्ड लेके चल रहे हैं पहले, तो कितने दिख रहे हैं आपको, 2 दिख रहे हैं। लोन पेयर आपने फाइंड आउट करना है, लोन पेयर इज 3 - 2 इज इक्वल्स टू 1, दैट इज SO2 के मॉलिक्यूल में एक लोन पेयर भी प्रेजेंट है। सो अब आ जाइए यहाँ पर जो आपने ऑर्बिटल्स ड्रॉ करे हैं। ठीक है, अब आपने क्या क्या जान लिया कि SO2 मॉलिक्यूल में आपको इन टोटल 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स चाहिए एंड आपकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है जिसमें से एक लोन पेयर भी प्रेजेंट है। इतनी बातें आपको पता चल गई ना। नाउ लेट्स मार्क हियर, दिस वन विल बी प्रेजेंट एज द लोन पेयर एंड यहां से एक इलेक्ट्रॉन जो है वेकेंट d ऑर्बिटल में जंप कर सकता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जो है मैंने यहां जंप करवा दिया, 4 आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, अब आपकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन थी, दैट इज दिस इज दीज आर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स sp2। ठीक है, ये आपके sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स है जो कि आपके सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे ऑक्सीजन के एटम्स के साथ। ठीक है, अब सिग्मा बॉन्ड जो बनाएंगे, ध्यान से देखना बच्चों, ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो नहीं है ना, ये तो लोन पेयर है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में यूज्ड है। आपने करवानी है सिग्मा बॉन्डिंग, सो दिस इलेक्ट्रॉन दिस ऑर्बिटल विल ओवरलैप विद दिस ऑक्सीजन टू मेक वन ऑफ दिस सिग्मा बॉन्ड। ये आपके सिग्मा बॉन्ड बनाएगा क्योंकि ये हाइब्रिडाइज्ड है। और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, यहां से ऑर्बिटल इस वाले सेकेंड वाले ऑक्सीजन के साथ यहां पर सिग्मा बॉन्ड बना लेगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है, हाइब्रिडाइज्ड जो ऑर्बिटल्स हैं वही आपके सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन आपने फाइंड आउट करी एंड यू हैव शोन लाइक दिस कि ये आपके सिग्मा बॉन्ड हो गए। पाई बॉन्डिंग के लिए आपके अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स यूज होते हैं। अनहाइब्रिडाइज्ड जो है आपके कौन से हैं, ये और ये आपके अनहाइब्रिडाइज्ड रह गए ना, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन ये वाला ऑर्बिटल यहाँ ओवरलैप करके ये पाई बॉन्ड बना लेगा एंड ये वाला जो ऑर्बिटल है यहाँ सेकंड वाले ऑक्सीजन के इस इलेक्ट्रॉन के साथ ओवरलैप करके ये सेकंड वाला पाई बॉन्ड बना लेगा। क्लियर हो रही है चीजें? ठीक है, इस तरीके से आपका जो SO2 का मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है वो आपका बॉन्डिंग आपको दिखानी है। तो यू विल ड्रॉ लाइक दिस, सल्फर एटम, डबल बॉन्ड O, जिसमें जो है आपका ये p ऑर्बिटल्स थे। ठीक है, ये वाला जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल था, ठीक है, ये कौन सा था, p। सो p और ये वाला भी p है, तो ये कौन सा बॉन्ड हो गया, p पाई बॉन्ड। क्लियर हो रही है बात? एंड ये वाला जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल था वो d का है। ठीक है, सो सेकंड वाला जो पाई बॉन्ड बन रहा है वो किसके बीच में बन रहा है, d पाई और ऑक्सीजन के p पाई ऑर्बिटल के साथ। क्लियर हो रही है चीजें? सो इस तरीके से SO2 के मॉलिक्यूल में वन ऑफ द बॉन्ड इज p पाई एंड वन इज d पाई p पाई बॉन्ड। सो SO2 का मॉलिक्यूल जो है वो कैनोनिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, यहाँ पर रेजोनेंस के कारण जो है दोनों बॉन्ड्स हैं, जो पाई बॉन्ड्स जो हैं उनकी लेंथ इक्वल होती है, बात नोट करेंगे। एंड एंगल जो है दिस इज 119.5 डिग्रीज। इज दैट क्लियर? आई होप आपको चीजें क्लियर हुई है कि कैसे ये आपके बॉन्ड्स जो है फाइंड आउट किए जाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट SO2 मॉलिक्यूल। अब SO3 मॉलिक्यूल के लिए यू कैन प्रैक्टिस बाय योरसेल्फ, सेम वे में आपको करना है। यू शुड प्रैक्टिस, वैसे मैं आपको यहाँ पर डिस्क्राइब कर देती हूँ, बट यू शुड प्रैक्टिस। जब आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे तब ये चीजें आपको ज्यादा क्लियर होंगी। सो यहाँ पर SO3 का मॉलिक्यूल है, लेट्स सी। ठीक है, SO3 के मॉलिक्यूल के लिए आपने सबसे पहले क्या कर लेना है, आपने बॉन्डिंग दिखानी है ना, तो थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए कि SO3 का मॉलिक्यूल कैसा होता है। ठीक है, ऑक्सीजन होते हैं 3 और तीनों के साथ यहाँ पे इस तरीके से बॉन्ड्स होते हैं, डबल बॉन्ड्स।
अब यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कर लें। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सल्फर के 6, यहाँ पर भी 3 आ जाएगी, दोबारा से sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ गई यहाँ पर भी आपकी, ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ रही है। अब यहाँ पर फिर से दैट इज आप बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर फाइंड आउट करेंगे। सेकेंड स्टेप है, पहला स्टेप है कि आपने हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करी, सेकेंड स्टेप बॉन्ड पेयर्स प्लस लोन पेयर फाइंड आउट करेंगे। दिस इज इक्वल्स टू नंबर 3, ठीक है। बॉन्ड पेयर आप सिंगल सिंगल बॉन्ड इन तीनों जो सराउंडिंग आपके जो एटम्स होते हैं उनके साथ 1 सिंगल बॉन्ड कंसिडर करके आपने बॉन्ड पेयर निकाल लेना है। दैट इज 1, 2 एंड 3। 3 बॉन्ड पेयर हैं आपके, एक लोन पेयर। इस तरीके से आप फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लोन पेयर यू विल सी दैट देयर इज नो लोन पेयर ऑन SO3 मॉलिक्यूल, ठीक है, तो लोन पेयर नहीं है। अब एक और सेकेंड बात, थर्ड पॉइंट जो आपको माइंड में रखना है कि सल्फर को 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 बॉन्ड्स बनाने हैं, ठीक है, 6 बॉन्ड्स बनाने हैं, तो इसके पास 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने के लिए अब इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल तो है, ये क्या करेगा, अपना ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर देगा एंड ये वाला इलेक्ट्रॉन भी यहाँ जंप कर देगा। सो इस तरीके से सारे अपने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अनपेयर कर लेगा। अब बात है sp2 हाइब्रिडाइजेशन की। सो ये वाले जो ऑर्बिटल्स हैं आपके sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं, ये आपके sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। तीनों यहाँ पर 1, 1, 1 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे हैं। ये तीनों जो है सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए यूज होंगे, ठीक है। 3 ये जो आपके हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सिग्मा बॉन्ड्स बनाएंगे, 1 विद ईच ऑफ द ऑक्सीजन एटम। यहाँ पर ये वाला जो है हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये इस ऑक्सीजन के साथ फॉर एग्जांपल एक सिग्मा बॉन्ड बना लेता है, फिर ये वाला जाके इस सेकंड ऑक्सीजन के साथ एक सिग्मा बॉन्ड बना लेता है, ठीक है, फिर ये थर्ड वन ये वाला जाके इस थर्ड ऑक्सीजन के साथ इस तरीके से सिग्मा बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। ये आपके खत्म हो गए, ये तीनों यूज हो गए। अब बचे ये तीन जो है आपके अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स रह गए, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, दे विल मेक द पाई बॉन्ड्स विद ईच ऑफ द ऑक्सीजन एटम लाइक दिस, ठीक है। ड्रॉ हियर, ये वाला जो है आपका अनहाइब्रिडाइज्ड सेकंड, ये फर्स्ट ऑक्सीजन के साथ जाके यहाँ पे पाई बॉन्ड बना लेगा, फिर ये वाला अनहाइब्रिडाइज्ड ऑक्सीजन के साथ जाके यहाँ पर पाई बॉन्ड बना लेगा, एंड ये आपका अनहाइब्रिडाइज्ड थर्ड ऑक्सीजन के साथ यहाँ जाकर यहाँ पर आपका पाई बॉन्ड बना लेगा। इज दैट क्लियर? तो पाई बॉन्ड का नेचर अगर आप देखें कि पी पाई है कि डी पाई है, ऑक्सीजन का तो हमेशा पी रहेगा क्योंकि डी होता ही नहीं उसके पास। तो यहाँ पर सल्फर के पास ये पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन था, तो ये नेचर क्या हुआ इसका, पी पाई, ठीक है। ये डी ऑर्बिटल में था तो ये क्या हुआ, डी पाई, पी पाई, और ये आपका डी में दोबारा से डी पाई, पी पाई बॉन्डिंग हुई इस तरीके से। So 1 is p pi bond and 2 are d pi bonds in SO3 molecule. Is that clear? So इस तरीके से आपको बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट माइंड में रखना है। दिस इज ऑल अबाउट SO2 एंड SO3 मॉलिक्यूल। नाउ आप इसकी जो ऑक्साइड्स हैं ग्रुप नंबर 16 के, इनकी रिड्यूसिंग कैरेक्टर के बारे में एक लास्ट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर देखो बच्चों, जहां पर एसिड्स होते हैं या फिर हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, वहां पर जब आपको रिड्यूसिंग नेचर की बात करनी होती है तो आप हाइड्रोजन के रिमूवल के बारे में पॉइंट फाइंड आउट करते हैं एंड उससे रिलेटेड चीजें लिखते हैं। बट यहाँ पर ऑक्साइड्स की अगर रिड्यूसिंग नेचर की बात करेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन तो कहीं है ही नहीं। तो रिड्यूसिंग नेचर, और सेकंड चीज जो केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं कि रिड्यूसिंग कब नेचर कब होता है, रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, ठीक है, टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स, जिनकी ज्यादा होगी वो ज्यादा रिड्यूसिंग होंगे नेचर में, ठीक है। अब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ऑक्साइड्स की रिड्यूसिंग नेचर जब हम देखते हैं तो डाउन द ग्रुप जैसे जैसे हम ऑक्साइड्स को देखते हैं, SO2 से TeO2 तक ऑक्साइड्स के बारे में हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो रिड्यूसिंग नेचर है वो डिक्रीज होता जाता है। कहने का मतलब क्या है कि डाउन द ग्रुप जो है ऑक्साइड्स की टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज करती जाती है। ऐसा क्यों? जबकि आप बेसिक जो पढ़ते हैं कि डाउन द ग्रुप किसी भी एलिमेंट की जो है इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बढ़ती है, बट यहाँ ऑक्साइड्स की बात हो रही है तो ध्यान में रखेंगे डाउन द ग्रुप जो है क्या होता है,
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है ड्यू टू द पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल्स इन हेवियर एलिमेंट्स। ये बात मैं आपको शुरू से इस चैप्टर में पढ़ाते आ रही हूँ। डाउन द ग्रुप जैसे जैसे हम जाते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है, किसकी वजह से? ड्यू टू द पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल्स। डी एंड एफ ऑर्बिटल्स जो है बीच में से, रास्ते में से हट जाते हैं एंड जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है वो ज्यादा स्ट्रांगली न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से साइज जो है वो छोटा हो जाता है। ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर जाता है। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है, न्यूक्लियस का कंट्रोल ज्यादा बढ़ रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तरफ, तो वो कैसे जाने देगा इलेक्ट्रॉन्स को, कैसे रिमूव होने देगा? सिंपल सी बात है ना। तो आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो टाइटली बाउंड हो जाते हैं न्यूक्लियस के साथ down the group due to the poor shielding effect of d and of f orbitals, due to which reducing character of oxides decreases down the group. Is that clear? I hope I'm clear to you. So this is all about the reactivity of group 16 towards the oxygen. In our next video we'll discuss the chapter further. Till then students, make your short notes and all the best.